बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी, मध्य प्रदेश के जन जन के चहेते हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। अरे तालियां बजाना है तो फिर जरा ढंग से बजाओ ना, जरा लगना चाहिए। ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री, आदरणीय हितानंद जी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, आदरणीय विश्वास सारंग जी, यहां पर उपस्थित हमारे विधायिका श्रीमती कृष्णा गौर जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्रीगण आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी, राहुल कोठारी जी, लोकेंद्र पारासर जी, महेंद्र यादव जी हमारे जिले के प्रभारी, और इस सभागार में हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी गण भी आज यहां पर उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि वो पहुंचने वाले हैं। सभी महामंत्रीगण, सभी उपाध्यक्ष, जिले के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी, सभी जिले के समस्त पदाधिकारीगण, और इस अवसर पर भोपाल के हमारे उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, और आज सभी जिलों के अंदर 57 जिलों में 1070 मंडल के अंदर और बूथों पर आज हमारे कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम को लाइव आज यहां से सुन रहे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के सभी हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मुकेश जी और सभी लोग ऊपर आ जाओ, रजनीश जी, महामंत्रीगण, हमारी कविता जी वगैरह सभी लोग आ जाइए ऊपर। आज इस महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने, उस चौथे कार्यकाल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 2 वर्ष कल पूरे हुए, और उस यशस्वी कार्यकाल को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज यहां से संबोधन माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे, और इस दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जुड़े हैं, आज हमें इस बात का गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2 वर्ष पूर्व बनी, 2 वर्ष पूर्व बनी हुई सरकार से पहले के जो 15 महीने का कार्यकाल इस मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व जो मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार गलती से मध्य प्रदेश के अंदर बनी थी, और उन 15 महीनों के अंदर जो इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में जो लोग लेकर के गए थे, कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर भी किस प्रकार की ऐसी बातें जब उठी थी उस समय, कि आज मध्य प्रदेश उस समय 15 महीने के अंदर किस प्रकार के दुरावस्था के दौर में था कि कांग्रेस का आंतरिक नेतृत्व ये कहता था कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश के अंदर कहता था, इस सरकार में चुना हुआ मुख्यमंत्री तो कोई और है, लेकिन इस सरकार को पर्दे के पीछे से चलाने वाला मुख्यमंत्री कोई और है। और मित्रों, हम लोग जानते हैं कि इससे पहले की 15 वर्ष की हमारी सरकार, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने जो मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके 15 वर्षों के अंदर इस मध्य प्रदेश को खड़ा किया था, ये जो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सुन रही है, वो इस बात को जानती है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन 15 वर्षों के अंदर हर गरीब के लिए एक संवेदनशीलता के साथ, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय उमा भारती रही हो, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर रहे हो, या मध्य प्रदेश के लगातार वर्षों तक मुख्यमंत्री के तौर पर उस पिछले कार्यकाल में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया था। मैं मित्रों आज के अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि इन 15 वर्षों के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को चंबल के डकैतों से मुक्त करा दिया था। मुझे ध्यान में है कि मैं रीवा संभाग का जब प्रभारी था और हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे इस मध्य प्रदेश के अंदर, चित्रकूट का उपचुनाव था, डकैतों ने आतंक शुरू किया था, तब यहां पर बैठे हुए आज के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने चित्रकूट के अंदर कहा था, या तो डकैत रहेंगे या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, और 4 दिन के अंदर उन डकैतों को नेस्तनाबूद मध्य प्रदेश की पुलिस ने उस चित्रकूट के अंदर कर दिया था। नक्सलवाद, लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश के अंदर नक्सल यहां पर अपने आप को राशन पानी के माध्यम से बढ़ने वाला मध्य प्रदेश को बड़ा अच्छा राज्य वो मानते हैं, और नक्सल यहां पर आश्रय लेता है। सिमी के लोग यहां पर आश्रय लेते और आश्रय लेकर के देश के अंदर निस्तनों पर गतिविधियां करते हैं। लेकिन 15 वर्षों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को सिमी के उस आतंक से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर किया था। चाहे नक्सल का अभियान होगा, इसलिए मित्रों मैं आज कहना चाहता हूं कि उन 15 वर्षों को भी याद करने की जरूरत है। 2003 में मैं नहीं जाना चाहता कि मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में किस प्रकार से मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी से लेकर आम जनता त्राहिमाम जो करती थी, लेकिन 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गरीब के जीवन को बदलने के साथ हर गरीब को संबल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर किया था। लेकिन गलती से 15 महीने के अंदर जो सरकार पुनः बनी, मैंने उसका उल्लेख किया किस प्रकार से गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम, मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं। क्या उन 15 महीनों के अंदर भ्रष्टाचार, बाकी सारी चीजें किस प्रकार से थी, वो पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि किस प्रकार से धोखा देकर, छल कपट की राजनीति करके वो सरकार में आए, किसानों को, नौजवानों को, बहनों को, बेटियों को, सबको वादे करके उन वादों के आधार पर गलती से सरकार में तो आ गए। वोट हमको ज्यादा मिला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर छल कपट की राजनीति के बाद, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबोने के बाद उन गरीबों के हक और अधिकार को कैसे छीना। मैं आज कहना चाहता हूं मित्रों, इस मध्य प्रदेश के अंदर यह वो मध्य प्रदेश था जिस मध्य प्रदेश के गरीबों को हक और अधिकार देने के लिए, चाहे वो बुजुर्ग होंगे, चाहे वो नौजवान होंगे, चाहे मेरी बेटियां होंगी, लाडली लक्ष्मी से लेकर बेटी बचाओ के अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मध्य प्रदेश को उन बेटियों की सौगात जो दी। लेकिन दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का कि उन 15 महीनों में कमलनाथ की सरकार ने उन बेटियों के हक और अधिकार को भी छीन लिया था। लाडली लक्ष्मी योजना बंद, मध्य प्रदेश के अंदर तीर्थ दर्शन योजना के अंदर वो बुजुर्ग हमारे जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे होंगे, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जो बुजुर्ग जब तीर्थ दर्शन करके 4 धाम यात्रा करके आता था और लौट करके वो कहता था कि बाहर रे बेटा शिवराज, मेरे बेटे ने तो मेरी अंतिम इच्छा बुढ़ापे में पूरी नहीं की, लेकिन मेरे बेटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ दर्शन करा के मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। लेकिन दुर्भाग्य से मैं कहना चाहता हूं मित्रों, उस योजना को भी कमलनाथ ने उन बुजुर्गों से हक छीनने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया था। आज मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के विचार के धोतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को पूरा करने के लिए
जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने उस दिन से प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने जो विचार दिया था उस विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना और राजनीतिक दल बन करके आज मैं इस देश का प्रचंड बहुमत से जीत करके प्रधानमंत्री बनाऊं। जब वो नगला चंद्रभान के अंदर उस स्थान पर जाकर के उनको नमन करके आए उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया था और उन्होंने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अंतिम छोर पर झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ को इतना बड़ा विचार दिया जिसके कारण से हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बने। आज मैं संकल्प लेता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया अब इस भारत के अंदर कोई भी गरीब झोंपड़ी में नहीं रहेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इस मध्य प्रदेश ने पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को उसके सर पर छत देने का काम ये उसका अपना अधिकार है। उस अधिकार को देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन मित्रों मैं दर्द के साथ कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि 15 महीने की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर जब चलती थी तब 1,34,000 घर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश के गरीबों के सर पर छत देने के लिए मध्य प्रदेश को भेज दिए। मुझे अच्छे से ध्यान में है कि लोकसभा के अंदर हमारे पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बड़े दुख के साथ कहा कि दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि माननीय प्रधानमंत्री ने 1,34,000 घर इस मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास में दिए, लेकिन कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर कह दिया कि हमको मैचिंग ग्रांट देने के लिए पैसा नहीं है और 1,34,000 घर मध्य प्रदेश के गरीबों के हक को छीनकर वो केंद्र सरकार को वापस कर दिए। अरे क्या बिगाड़ा था उन गरीबों ने कि जिनको सर पर रहने के लिए छत मिलती आपने उस अधिकार को भी छीन लिया। लेकिन मित्रों मैं गर्व से आज कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब चौथी बार शपथ लेते हैं तो चौथी बार शपथ लेने के बाद वो गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से गरीबों के जीवन बदलने का अभियान लिया, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, गरीबों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया। तो लाडली लक्ष्मी से लेकर के बेटी बचाओ के अभियान से लेकर के हमारे तीर्थ दर्शन योजना से लेकर उन बेटियों के कन्यादान योजना को भी कमलनाथ की सरकार ने बंद किया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली तो गरीब कल्याण की उन सारी योजनाओं को पुनः इस मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ करके हर गरीब को हक और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों मैं कहना चाहता हूं कोरोना के संकट में पूरा देश दुनिया प्रभावित थी, माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस काम में लगे थे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस संक्रमण के दौर में शपथ ली थी। मुझे ध्यान में है कि राजभवन में शपथ लेने के बाद वो सीधे वल्लभ भवन में जाकर के कोरोना से कैसे हम निजात पाएंगे, कोरोना की समस्या से कैसे निपटेंगे, उसकी तैयारी में जब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुटते हैं तो मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि जो हक और अधिकार कमलनाथ ने प्रधानमंत्री आवास में छीन लिया था तो कोरोना के संकट के चलते चलते मुझे ध्यान में है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के संकट में चुनौती को चैलेंज करते हुए उस चुनौती को अवसर में कैसे बदला जा सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर के बैठे हुए नेतृत्व में किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 8 महीने में घर बनते थे, रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में 6 महीने में घर बना करके 1 लाख लोगों का प्रधानमंत्री जी आवास योजना में उनको गृह प्रवेश कराया। और मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, अरे आपने तो हक और अधिकार छीना। ये मध्य प्रदेश जो आज सुन रहा है वो पूछना चाहता है कमलनाथ जी, लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से कल 29 तारीख को आगे आने वाले दिन
इस मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख से ऊपर उन झोंपड़ी में रहने वाले गरीबों को हक और अधिकार देने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 29 तारीख को 5 लाख से ऊपर लोगों को घर देने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने वाली सरकार है। इसलिए मित्रों, आज के इस दिन के अवसर पर मैं बहुत सारी बातों का उल्लेख इसलिए नहीं करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमको संबोधित करेंगे, पूरा मध्य प्रदेश सुनेगा। 2 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल जो इस मध्य प्रदेश को उन्होंने बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया, और मैं कहता हूं कि कोरोना के संकट के बावजूद हर गरीब के साथ खड़े होकर के प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के अंदर कब से गरीबों को अन्न देने का काम कर रहे हैं। ऐसे संवेदनशील व्यक्तित्व के 2 वर्ष जो विकसित राज्य था, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि 2 वर्षों में कोरोना के संकट के बावजूद मध्य प्रदेश एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मित्रों, जो मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, आम नागरिक जनता जो सुन रही है, मैं आज आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर जो बात आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच से आपको कहने के लिए आज आए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों के कल्याण के लिए 24 घंटे खड़े होने वाले, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले मुख्यमंत्री का आप सबके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में आज हम अभिनंदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश के गरीबों के कल्याण के लिए उनके जीवन की जो दिशा बनेगी, उनके 2 वर्ष चौथे कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं। इसलिए मैं पुनः उनको एक बार अभिनंदन और शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं कि यूं ही किसी के शीश के ऊपर ताज नहीं होता, यूं ही किसी के शीश के ऊपर ताज नहीं होता, जनता के दिल में कोई आवाज नहीं होता, कोई कारण होगा जो इतने दिल जीते हैं आपने। माननीय मुख्यमंत्री जी, यूं ही किसी के शीश के ऊपर ताज नहीं होता, जनता के दिल की कोई आवाज नहीं होता, कोई कारण होगा इतने दिल जीते आपने। ऐसे ही कोई यहां शिवराज नहीं होता। एक बार चाहूंगा दोनों हाथ उठाकर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां बजते रहना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय श्रीमान हितानंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई आलोक शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सक्रिय और जुझारू मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, हुजूर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की हमारी यशस्वी विधायिका बहन कृष्णा गौर जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सवनानी जी, रणवीर जी, राहुल जी, योगेश जी, हरिशंकर जी, मुकेश जी, लोकेंद्र जी, महेंद्र जी, जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ साथीगण और इस सभा कक्ष में उपस्थित, और केवल जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, आज केवल इस सभा कक्ष में नहीं,
सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी मंडलों में और हर एक बूथ पर उपस्थित कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा और बोलते रहे, इसलिए कि आज मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है। हालांकि रघु जी भाई साहब ने एक आयुर्वेदिक औषधि मुझे प्रदान की है। अरे वो तो एक बार मैं रूट के चला गया था, जैसे फिर से पकड़ के ले आए थे। लेकिन लगातार बोलते रहने के कारण गला थोड़ा आज गड़बड़ है। गला भी सोचता होगा किस कसाई के पल्ले पड़ गया, सुबह से लेकर रात तक बोलता ही रहता है ये तो। लेकिन अगर बेहतर कुछ कर पाए, देखिए कोई कितने समय मुख्यमंत्री रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि अगर रहा तो कैसे काम किया, और अगर अच्छा काम किया, जो भी अच्छा किया, तो उसके पीछे ठाकरे जी का आशीर्वाद, उनके छत्र छाया में, उनके स्नेह की छाया में हमने काम करना सीखा। प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जैसा साथ है वो देव दुर्लभ है, और आप सब कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया है वो सचमुच में असंभव है। और इसलिए अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो आपको जाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब तो मामा हूं, मामा। सचमुच में अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, ये बुलडोजर भी बहुत पहले से चल रहा है, अभी चर्चा में आया है केवल। अभी बीडी शर्मा जी जब बोल रहे थे तो मुझे 2005 याद आता है। हमारे जो युवा कार्यकर्ता उनमें से कई उस समय बच्चे रहे होंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर डकैतों का आतंक था। गड़गिया गिरोह, मुकेश को तो पता होगा, जगजीवन गिरोह, ठोकिया ठोकना था। आपको पता नहीं, लाइन में खड़े करके गांव में घुस के गोलियों से भून दिए जाते थे लोग। शाम के 5 बजे के बाद कई जिलों में घरों से नहीं निकलते थे लोग, कि निकले तो पता नहीं कब कौन अपहरण करके ले जाए। और तब जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैंने बैठक की थी एक ग्वालियर में, सतना में भी जो उनने कहा मैंने कहा था, और साफ कह दिया था कि ये डकैत मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर या तो शिवराज सिंह चौहान रहेगा या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और मुझे कहते हुए गर्व है, डकैतों को जो ठोकना शुरू किया तो या तो ऊपर चले गए, या जेलों में गए, या सबने आत्मसमर्पण कर दिया। और आज की तारीख तक कोई बड़ा सूचीबद्ध गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा नहीं हो पाया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और मैं एक बात साफ करूं, कांग्रेस में क्यों नहीं मरे ये डाकू? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिलता था। पुलिस को अगर कह दो, प्रशासन को अगर कह दो, तो फिर कैसे बुलडोजर चलते हैं रोज देख रहे हैं। आज भी देखा होगा इंदौर में, आपने देखा कि नहीं देखा? कोई दबंग, गुंडा और बदमाश कहीं राज्य शासन के ऊपर जा सकता है? मसल के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। सिमी के नेटवर्क को हम लोगों ने ध्वस्त किया, अपनी सरकार ने ध्वस्त किया। दिग्विजय मुख्यमंत्री थे तो
कुएं हथियार उगलते थे, झरनिया कांड, पता नहीं कौन कौन से कांड, उस नेटवर्क को ध्वस्त किया। कांग्रेस के जमाने में नक्सलवादियों ने कांग्रेस के एक मंत्री की गर्दन गांव में जाके काट दी थी, और लोग सोचते थे होगा क्या, नक्सलवाद रुकेगा कैसे। मुझे कहते हुए गर्व है कि अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद के बड़े कदमों को वहीं थाम दिया, मध्य प्रदेश की धरती पर घुस नहीं पाए। और आपने देखा होगा सिमी के आतंकवादी जब जेल तोड़ के भागे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, एनकाउंटर में भोपाल के अगल बगल में ढेर कर दिए गए। और उसके बाद उन आतंकवादियों ने कहा कि भैया ताला लगा के चाबी तुम ही ले जाओ, अब हमें कहीं नहीं जाना, अब जेल में ही रहेंगे हम। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दम है। और आज भी मुझे यह कहते हुए, क्योंकि यह संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, सज्जनों के लिए हमारी सरकार फूल से ज्यादा कोमल है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अब ऐसे लोग जो बहन और बेटी की तरफ गलत दृष्टि से देखें, कोई दुराचारी हो तो मुझे बताओ क्या केवल जेल भेज के हम चैन की सांस ले लेंगे? जेल चला गया, फिर पता चला जमानत हो गई, फिर आ गया। और ये सोच समझ के हमने तय किया है कि बहन और बेटी की तरफ गलत नजर से देखने वाले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे, तबाह कर दिए जाएंगे। केवल जेल जाने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई ऐसी हो कि कांप जाएं। और ये अभियान जारी है, जारी रहेगा। जमीनों की, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, अब यही एक ऐसा अपराधी मिल गया जो मासूम बेटियों के साथ दुराचार करता था, 4 आजीवन कारावास की सजा मिली है और सारे आसियाने तोड़ के फेंक दिए। कैसे लोग रहम के काबिल है? और इंसानों के साथ इंसानियत का बर्ताव होगा, लेकिन सठम साठ्यम समाचरे, दुष्टों को कुचल दिया जाएगा। वो कार्रवाई जारी रहेगी। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूं। अभी चारों तरफ आप देखेंगे गेहूं की फसल कितनी शानदार आई है। आज मैं दिल्ली इसलिए गया था कि गेहूं के रेट बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश का गेहूं एमपी वीट के नाम से जाना जाता है। अपना सरवती, कंपनियां कहती सोने जैसे दाने। और एड में जितनी मेरी बहनों देखती फूलती हुई रोटियां, आशीर्वाद पता नहीं कौन कौन सी आईटीसी कौन कौन दिखाते हैं, फूलती हुई रोटियां, वो कहां के गेहूं से बनती? मध्य प्रदेश का गेहूं। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के गेहूं को अब निर्यात करेंगे पूरी दुनिया में। और आज निर्यातकों के साथ बैठक थी, माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई थी। पीयूष गोयल जी और उनके मंत्रिमंडल के साथ जितनी समस्याएं बताई, एक्सपोर्ट करने के लिए रेलवे के रैक नहीं मिलते, पोर्ट में जगह नहीं मिलती, जितनी चीजें बताई हमने सबका समाधान कर दिया। उन्होंने एक मांग और मुझसे की थी आज कि कम से कम जो गेहूं एक्सपोर्ट करें, आप निर्यात करें दुनिया के देशों को, उस पर मंडी टैक्स ना लें। तो आज हमने ये भी फैसला कर दिया है कि जो दुनिया के बाहर के देशों में मध्य प्रदेश का गेहूं जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इससे किसानों को फायदा होगा, हमारा गेहूं जाएगा। देखिए, अपनी दृष्टि है विकास की और जनता के कल्याण की दृष्टि। अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे, उनकी सरकार 15 महीने की सरकार, और 15 महीने में क्या कहर ढाया है। कार्यकर्ता भी जरा सोच लेना भैया,
जब उनकी सरकार थी, एक पार्षद भोपाल के अपने राजू मीणा सारी दुकानें तोड़ के फेंक दी। सूरज मारन अपने ही कार्यकर्ता थे। जगह जगह उनने बदमाशों पर नहीं, कार्यकर्ताओं पर कहर ढाया था। वल्लभ भवन लूट का अड्डा बन गया था। उस समय के मुख्यमंत्री के पास विधायकों से मिलने का टाइम नहीं था, लेकिन कहीं का ठेकेदार आ जाए तो भव्य स्वागत करो, दरवाजे बंद, लेन देन की बातें चालू। अरे हमारी सरकार मिशन की सरकार है, उनकी सरकार कमीशन की सरकार थी, कमीशन की सरकार चलाती थी। मध्य प्रदेश का सारा विकास ठप हो गया था। अभी बीडी शर्मा जी सड़कों की बात कर रहे थे। अब छोटे बच्चों को नहीं पता, जो हमारे युवा उनको भी नहीं पता, कभी सड़कें 2003 के पहले की देखी है। बेटा तुम तो मामा के राज में पैदा हुए, तो चिकनी सड़कें देखी है तुमने। एक जमाना था कि गड्ढों में सड़क थे, कि सड़क में गड्ढा थे, क्या गड्ढम गड्ढा था, यही पता नहीं चलता था। रोडों के नाम कोई हाजमा रोड कहता था, कोई और रोड कहता था। रोड पे कम चलती थी गाड़ियां, खेतों में ज्यादा कूदती थी कि खेतों में से निकल लो। कोई याद करे कांग्रेस का वो राज, अगर सड़क पे गाड़ी चल जाए तो गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ जाए शंकर भोले। गाड़ी के साथ साथ हड्डियां भी चटक जाती थी। और ये रामेश्वर शर्मा बैठे ही, ये गर्मी के दिनों में रामधुन गाते थे, बिजली नहीं मिलती थी, चड्डी बनियान पे पहन पहन के लोग निकलते थे, टावल लपेट लपेट के। हाँ ये सच्चाई है। रात रात भर जब अप्रैल की मई की गर्मी में बिजली नहीं आती थी, तो टावल लपेटे ही हवा करते रहते थे लोग। क्या करो, वो दुर्दिन देखे नहीं है। आज तो अगर घंटा 2 घंटा बिजली चली जाए तो वही खबर बन जाती है, बाद में वही खबर बन जाती है। पानी के अड्डे पते नहीं थे, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। और जैसे ही कमलनाथ आए, फिर सारे विकास के काम ठप, सारे काम ठप कर दिए। एक के बाद एक योजनाएं बंद कर दी। लाड़ी लक्ष्मी बेटियों ने क्या बिगाड़ा था? हम शादी करते थे बेटियों की, 27,000 रुपया उस समय देते थे। कमलनाथ कहने लगे नहीं, मैं 51,000 दूंगा। लोग प्रसन्न के अपने 51,000 मिलेंगे, बेटियों की शादी हो गई, बेटियां विदा भी कर दी गई। और कई जगह तो भांजे भांजी का जन्म भी हो गया, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। तबाह कर दिया पूरे मध्य प्रदेश को। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था। लेकिन आज मुझे कहते हुए सब गर्व है, आज 24 तारीख है, 24 मार्च। 23 मार्च की रात में अपनी सरकार ने शपथ ली। सरकार में उस समय तो अकेले मुख्यमंत्री नहीं दी थी, कुछ दिन तो बनवेन आर्मी थी, मंत्री बहुत दिनों बाद बन पाए थे। लेकिन वो ऐसा भयानक समय था कोविड का। लेकिन कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपने भी कमाल किया। सेवा ही संगठन, नड्डा जी ने मंत्र दिया, हमारे कार्यकर्ता जुट गए। बसों से पैदल आ रहे थे, उनको सरकार ने बस में बिठाया, कार्यकर्ताओं ने भोजन कराया, चाय नाश्ता पानी, यहां तक के कार्यकर्ताओं ने और हमारे अध्यक्ष ने जूते तक, जिनके नंगे पांव थे उनके पांव में जूते पहनाने का काम किया। अच्छा, पैसा कमलनाथ दादा कुछ छोड़ के ही नहीं गए थे। मामला साफ था। लॉकडाउन लग गया 24 तारीख को, खजाने में पैसा नहीं, टैक्स आने की संभावना नहीं, लेकिन खर्चा कोरोना से निपटने का, गरीबों की रोजी रोटी चलाने का। एक बार तो मैं भी हिल गया था, काम कैसे चलेगा। लेकिन जहां चाह होती वहां राह निकल जाती है।
मुझे कहते हुए गर्व है कि गरीबों के खाते में पैसा डालना हो, किसान के उत्पादन को खरीदना हो, बच्चों को स्कॉलरशिप देना हो, किसी काम के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी, किसी काम के लिए। आज कांग्रेस चिल्लाते कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया। तुम तो कर्जा लेके घी पीते थे, हमने तो कर्जा लेके जनता की सेवा की है, और कर्जा भी उतना ही लिया है जितना भारत सरकार ने सीमा तय कर रखी है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। 1 रुपया किलो गेहूं हम देते थे, एक व्यक्ति को 5 किलो तक। प्रधानमंत्री जी ने तय किया 5 किलो फ्री देंगे, 1 रुपया में 10 किलो गेहूं। एक नहीं अनेकों कदम उठाए गए, और दूसरी लहर जैसी भयानक थी, आप सबने देखी है। अभी भी याद आती तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात रात भर जगते थे हमारे विधायकों के, रात रात भर जिलाध्यक्षों के, पदाधिकारियों के फोन आते थे, फलाने अस्पताल में ऑक्सीजन 2 घंटा की बची है बस। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कमाल कर दिया, ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल चल गई, खाली टैंकर भेजे गए एयरफोर्स के विमानों से, और रेल में भरा के भरे भरे टैंकर आ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयों की व्यवस्था। उस कठिनतम समय में भी यह प्रयास किया कि कैसे भी जनता की जिंदगी बचे, और सबसे बड़ा काम हुआ जिसके लिए प्रधानमंत्री का ताली बजा के आप अभिनंदन कीजिए, वैक्सीन बनाने का काम। इतने लोग आज बैठे हैं पूरे मध्य प्रदेश में मुझे सुन रहे हैं। बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले भारत की किसी सरकार ने कभी किसी महामारी की वैक्सीन बनाई थी क्या? अरे जोर से बताओ, बनाई थी क्या? हम निर्भर करते थे अमेरिका बना दे, रूस बना दे, चीन बना दे, जर्मनी बना दे, हम तो उनसे फिर ले लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों की टीम बनाई, और 1 साल के अंदर वैक्सीन बन गई, और 181 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। आज जो हम सुरक्षित हैं, तीसरी लहर में जो असर नहीं हुआ कोविड का, उसका सबसे बड़ा कारण है ये कोविड की वैक्सीन जो मोदी जी ने बनवाई। मोदी जी का अभिनंदन, हमारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन। सबने लगवा ली कि नहीं लगवाई? हाथ उठाओ कौन कौन ने लगवाई। और अब तो 12 से 14 साल के बच्चों को लगाई जा रही है। कांग्रेस के लोगों ने, बाकी हमारे विरोधियों ने बहुत भ्रम फैलाया, लगवा मत लेना, पता नहीं मोदी जी क्या लगा दें, बचोगे कि नहीं बचोगे। भ्रम फैलाने की कोशिश की, और बाद में अंधेरे में राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे मायावती हो, सब लगवाया है। पहले लोगों में भ्रम फैला रहे थे, उससे जनता की जिंदगी को हम सुरक्षित कर पाए। मुझे वो दृश्य भी याद आते हैं, कई लोग हमें छोड़ के चले गए, उनके मासूम छोटे छोटे बच्चे, माता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, कहां जाएं, क्या करें ये बच्चे। तब हमने तय किया कि वो बच्चे केवल उस परिवार के बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं, और हमारे रहते हुए कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है। उन बच्चों को 5,000 रुपया महीना पेंशन दे रहे हैं, 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं, निःशुल्क राशन दे रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, मुझे कहते हुए गर्व है कि जब तक वो बड़े नहीं हो जाएंगे और काम धंधे से नहीं लग जाएंगे, तब तक ये पैसा हम उनको देते रहेंगे, ये मदद हम करते रहेंगे। कई योजनाएं, कोविड योद्धा जैसी योजनाएं, अनकंपन नियुक्ति जैसी योजनाएं, कोविड में काम करने वाले हमारे काम करते करते शहीद हो गए, वैसे भाई और बहनों के लिए हमने चलाई। और एक बात और आज कह रहा हूं, भोपाल में पूरा प्रदेश सुन रहा है, हमारे कई बच्चे कोविड के अलावा भी अगर उनके माता पिता नहीं है तो उनकी जिंदगी कठिनाई में गुजरती है। कुछ दुष्ट उनका दुरुपयोग करते हैं, कोई भीख के काम में लगाने की कोशिश करता है,
कोई बुरी आदत लगा के बुरे धंधों में फंसाने की कोशिश करता है। इस सरकार में हमने फैसला किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। मामा और इस सरकार के रहते हुए कैसे अनाथ होगा? मुझे हर जिले में निर्देश दिए गए कैसे बच्चों को रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे मिले, समझाएं। कई बच्चे मानते नहीं, बाद में भाग जाते हैं। एक बार हमने सबको लेके आए, उनमें से कुछ बच्चे भाग गए, लेकिन उनको समझा के बुझा के उनकी जिंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज मैं प्रदेशवासियों को और विशेषकर कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को एक बात और गर्व के साथ बताना चाहता हूं। कोविड के इस कठिन काल में मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% रही है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। विकास दर मतलब हमारा प्रदेश का जो पूरा उत्पादन, सकल खेतों का, कारखानों का, गांव में बनने वाली बाकी चीजों का, वो जितनी तेज गति से बढ़ता है उसको आंकते हैं, तो उसकी रफ्तार मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में 13-14 हजार रुपया प्रति व्यक्ति आय थी 2003 के पहले। आज अपनी सरकार के कारण, केंद्र के नेतृत्व के कारण मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय एक साल में बढ़ के 1,24,000 रुपया हो गई है। ये भारत सरकार के आंकड़े। पूरी देश की अर्थव्यवस्था में पहले मध्य प्रदेश का योगदान 3.6% था, अब बढ़ के 4.6% हो गया है। हमारा निर्यात लगातार बढ़ रहा है और उसको बढ़ाने की हम कोशिश करते रहेंगे। कांग्रेस को किसानों की बात करने का हक ही नहीं है। कर्जा माफ कह तो दिया, लेकिन उनको कितने का किया? 6,000 करोड़ का, और उनमें भी आधे बैंकों को पे डाल दिए कि आधे तुम दो। सहकारी बैंक बर्बाद कर दिए। मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश वासियों से और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से, 2 साल में 1,72,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डाले पूरे मध्य प्रदेश में। कितने डाले? फिर से बताओ, कितने डाले? ये रट जाना चाहिए। हम पे किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, जिन्हें 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। ये कमलनाथ, तुमने तो 0% ब्याज का कर्जा बंद कर दिया था, हमने वो कर्जा देना फिर शुरू कर दिया। मैं हैरत में रह गया। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं, कमलनाथ की सरकार ने फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया था। 2,200 करोड़ रुपया प्रीमियम ही जमा नहीं किया था। आते ही कोविड काल में हमने वो प्रीमियम जमा किया। रबी का अलग, खरीफ का अलग। 2,200 करोड़ एक बार, 3,000 करोड़ एक बार, और किसान को 9,000 करोड़ रुपया फसल बीमा का पैसा उस कोविड के काल में दिलाने का काम किया, दोनों फसलों का मिला के। इनकी कर्जा माफी 6,000 करोड़ की, जो आधे बैंकों के थे, और हमने 2 साल में 17,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में डाल दिए। 17,000 करोड़ रुपया। बिजली पे सब्सिडी 15,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को दी। 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी देते हैं हर साल 3 किस्तों में। तो मेरे मन में आया कि चौथी बार बनाए मामा, 4,000 तू भी डाल, तो 6 और 4 10,000 हो गए। अगर किसानों के काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के पास ये आंकड़े चाहिए। अध्यक्ष जी, पूरी सीट 1,72,000 करोड़ की अपन नीचे तक भेजेंगे, ताकि कार्यकर्ता बताए कि कितना किसानों के खाते में डाला। अभी गरीबों की बात अध्यक्ष जी कर रहे थे। गरीब की जरूरत क्या है? आज पूरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों से कहना चाहूंगा, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी के लिए सस्ता राशन कभी दिया था क्या कांग्रेस ने? इतने सालों तक राज करती रही। कांग्रेस ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और मकान के मामले में आज मैं फिर कहना चाहता हूं, शहरों, गांवों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गांव में हमने तय किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसपे 60% पैसे प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 40% प्रदेश की सरकार डालती है। इस साल हमने 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है
एक साल में 10 लाख मकान बना के गरीबों को दे दिए जाएंगे, एक साल में। दूसरे साल फिर 10 लाख बनाएंगे, तीसरे साल फिर 10 लाख बनाएंगे। अभी 24 लाख बन चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा मकानों का प्रधानमंत्री जी के हाथों गृह प्रवेशम का कार्यक्रम होगा। लेकिन यह संकल्प है अपना कि मध्य प्रदेश की धरती पर 3 साल में कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। ये मैं ग्रामीण क्षेत्र का बता रहा हूं, शहरी क्षेत्र का अलग है। 5 लाख के आसपास मकान कंप्लीट हो चुके हैं। और शहरों में भी हर एक को हम जमीन देके अलग मकान बनाने में जगह के कारण कठिनाई है, लेकिन मल्टी बिल्डिंग बना के उसमें पक्का मकान सबको उपलब्ध कराने का अभियान जारी रहेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक और योजना, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, इस योजना के बारे में ध्यान से सुन लेना। कई जगह हम गए तो लोगों ने हमें कहा, ग्रामीण क्षेत्र में भी कहा कि एक घर में 25-25 आदमी रह रहे हैं, जरा सी टपरिया है। तो हम उनका 25 कैसे रह रहे हैं? बोले थी तो एक दादाजी की, उनके 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं घर में आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, अब उनकी शादी हो गई, अब इतने हो गए कि रहे कहां ये तो बता दो। उसी दिन हमने तय कर दिया कि एक परिवार के पास रहने के लिए एक प्लाट तो होना चाहिए, कम से कम छोटा। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए रहने की जगह? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए ऐसे परिवारों का अभी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सबका रजिस्ट्रेशन करके हर परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में प्लाट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और जो माफियाओं की जमीन छुड़ा रहा हूं, 21,000 करोड़ की 21,000 एकड़ हो गई है, इस जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे, गरीबों में बटेगी ये। ठीक है कि नहीं है? शहरों में भी जो मुक्त करा रहे हैं उनमें प्राथमिकता गरीबों के मकान बनाने की। शहरों में मल्टी बनाएंगे, गांव में जहां और शासकीय जमीन मिलेगी उस पे भी आवास के लिए जगह दी जाएगी। भगवान ने पैदा किया तो इतनी जमीन तो यार हिस्से में छोड़ी होगी कि अपना छोटा सा मकान बना के रह सके। क्या कांग्रेस ने कभी सोचा, कोई मुझे बता दे, गरीबों के मकान, हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था, शहर में बहुत कुछ है, लेकिन गांव में पाइपलाइन के जरिए शौचालय हो, रसोई गैस का कनेक्शन हो, और एक योजना और गरीबों के इलाज की योजना। और इसलिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, जहां नहीं बने हो, पात्र गरीब रह गए हो, वहां भी अभियान चला के आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। आयुष्मान कार्ड में प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित होंगे उनमें भी 5 लाख रुपए तक का इलाज हर साल फ्री में परिवार का करा के दिया जाएगा। कोई बताए कांग्रेस ने कभी किया क्या? गरीब की जिंदगी बदलने का अभियान अगर चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। एससी हो, एसटी हो, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग हो, समाज का कोई वर्ग हो, किसी वर्ग को नहीं सोचा। वो योजनाएं अगर मैं गिनाऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस हो, या टंटा मामा का बलिदान दिवस हो, या जनजाति महापुरुषों के नाम पे अलग अलग स्थानों का नाम रखने का काम हो, या फिर उनकी जिंदगी बदलने की योजनाएं बनानी हो, एक नहीं 14 योजनाएं हमने बना के दी जो उनकी जिंदगी बदलने का काम कर रही है। कांग्रेस ने तो पिछड़े वर्ग के साथ भी चोट की थी। कागज पे लिख दिया 27%, उनको पता था होना है नहीं, स्टे हो गया, कभी प्रयास ही नहीं किया। लेकिन पिछड़े वर्ग के भी हम साथ खड़े हुए और सामान्य वर्ग कल्याण आयोग बना के सामान्य वर्ग के बहनों और भाइयों को भी बराबरी पे लाने पे का संकल्प लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, कोई को नहीं छोड़ा। सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ, यह हमारा मूल मंत्र है। मेरी बहनें बैठी है, पूरे प्रदेश में भी बहनें सुन रही होगी। बहनों की जिंदगी बदलने का गंभीर प्रयास कब कांग्रेस की सरकार ने किया, कोई बता तो दे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने तय किया। आप एक बार सोच के देखो मेरी बहनों,
पैदा होने से पहले मैं क्या, पैदा होने के बाद मैं पहले कहता था, अब पैदा होने के भी पहले गरीब बहन, मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देने वाली होगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया उसके खाते में डाले जाएंगे ताकि वो आराम भी कर सके घर पे रह के और उसको पोषण आहार भी मिल सके, ताकि बच्चे का भी पालन कोख में भी ठीक से हो सके। कभी कोई कल्पना करता है, कांग्रेस ने कभी सोचा होगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। और जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपया, ताकि गरीब बहन अगर मजदूरी करती हो तो कम से कम महीना भर जाके तो आराम कर ले, और ऐसे समय लड्डू वगैरह खाने भी मिल जाए ताकि ढंग से पोषण आहार उसको मिल जाए। कब कांग्रेस ने सोचा? तय किया हम लोगों ने, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई। और अब 2 मई के दिन लक्ष्मी लाडली दिवस मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। उस दिन पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी सम्मेलन होंगे, माता पिता और लाडली लक्ष्मी। अरे जिन बेटियों को गोद में मैंने खिला खिला के प्रमाण पत्र बांटे थे लाडली लक्ष्मी के, वो अब कॉलेज में जब मैं पहुंचता हूं कहती मामा तुम्हारी लाडली लक्ष्मी 2005-6 में जो पैदा हुई, आज उसकी उम्र देखो कितनी हो गई। अब वो कॉलेजों में पढ़ रही है, 12वीं पढ़ रही है, 11वीं पढ़ रही है, और तय किया कि 6वीं पास करके 5वीं पास करके 6वीं में तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 11वीं 12वीं में और उनको छात्रवृत्ति। और अब एक बेटी ने मुझे कहा कि मामा आप कॉलेज में आ गए, अब तो हमने कहा कि कॉलेज की शिक्षा भी लाडली लक्ष्मी बेटियों की निःशुल्क करवाई जाएगी ताकि उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम कर सके। एक बार मेरी अभी तो मामा की बात हो रही बेटा। अच्छा मेरी बहनों, 2-3 चीजें तुम सुनो। अपन ने तय किया स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% सीटों पर केवल बहनें लड़ेगी, भाई नहीं लड़ेंगे। अब मैं तुम्हें राज की बात बताऊं, जब ये फैसला हमने किया तो अकेले में लड़ते थे। कई पुरुष मुझसे कहते काका ये घरों में रहने वाली, ये घूंघट वाली, ये क्या राज चला पाएगी, ये क्या कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी, ये ठीक से चला ही नहीं पाएगी। अरे मैंने कहा कई आदमी भी ठीक से नहीं चला पाते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने जिद करके ये फैसला किया और आज मुझे कहते हुए घर में कि महापौर जैसे पदों पर सुशोभित होने वाली बहनें चमत्कार करके उनने मध्य प्रदेश में दिखाया है विकास। कोई कसर नहीं छोड़ी, अब पार्षद बनती है। अब कई भाइयों का नंबर जरूर कट गया, वो थोड़े बहुत गुस्सा होंगे मुझसे। अच्छा गांव में तो अजब हालत होती थी, घर के बाहर निकलने नहीं देते थे। घूंघट, चूल्हा, रोटी, साहब चुनाव लड़ेंगे जरा 50 आदमियों का खाना बना दो। लेकिन अब कई बार साहब को बैग पकड़ के घूमना पड़ता है। लोग कहते हैं सरपंच पति जा रहे हैं, पार्षद पति भी हो गए हैं आज। अब देखो कितना बड़ा परिवर्तन आया। अगर ये एक परिवर्तन नहीं होता तो बताओ क्या राजनीतिक सशक्तिकरण बहनों का होता? क्या नहीं हो सकता था। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। दूसरा फैसला किया हमने शासकीय नौकरियों में कि शिक्षकों की नौकरी में 50% रिजर्वेशन। अब बहनें पढ़ा रही हैं हमारी। एक बात आज और बताता हूं, पुलिस में हमने तय किया 30% बेटी की भर्ती करेंगे। मैं सच कह रहा हूं, पुलिस वालों ने इतना विरोध किया कमरे में, क्या कर रहे हैं सर, ये क्या करेंगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस की यूनिफॉर्म में बेटियां डंडा उठाती है तो अपराधी कांप जाते हैं, अपराधी कांप जाते हैं। चारों तरफ आपको दिखाई देती होंगी हमारी बहनें सुरक्षा के काम में भी लगी है। ये बहुत सोच समझ के किया। मैं विशेषकर बहनों से कहना चाहता हूं, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण, शिक्षा की व्यवस्था और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आर्थिक सशक्तिकरण। अभी अभी फैसला किया हमने कि इंदौर और भोपाल में दोनों जगह महिला उद्यमियों के लिए अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा ताकि महिला उद्योगपति निकले बड़ी संख्या में। इधर वाले गुस्सा तो नहीं हो रहे, उधर ताली बज रही, इधर भी बजाओ ना।
तो महिला उद्यमी निकल रही हैं, उद्योगपति बन के आगे आ रही हैं। अब बिना इस आर्थिक सशक्तिकरण के कैसे काम चलेगा? और एक बात और की कि संपत्ति अगर धर्मपत्नी के नाम पे करोगे तो स्टाम्प शुल्क 3% ही लगेगा, 1% लगेगा। तो पहले तो नाम करवाते नहीं थे, साहब का ही नाम होगा। जब 3 से 1% हुआ, बोले अब तेरे नाम करवा देते हैं। तो कई जगह संपत्ति बहनों के नाम हो गई। अब मेरे लिए ये देख के मन में देखिए बराबरी कब होगी? तब जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब सशक्तिकरण होगा। और इसलिए एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चमत्कार कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, एक नई ताकत उभर रही है। 40 लाख बहनें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में है। हमने एक फैसला किया 2000 इधर वाले नहीं लगा रहे 2018 में हमने फैसला किया, बच्चों का जो पोषण आहार बनता है, रेडी टू ईट कहते हैं, वो बनता 800 करोड़ रुपया का। कौन बनाते थे इसको? ठेकेदार। एमपी एग्रो ठेकेदार तय करता था और बड़ा खेल चलता था इसमें, कौन को ठेका मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मेरे मन में एक विचार आया कि ठेकेदार छोड़ो यार, ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपने हैं, स्वयं सहायता समूह, इसके संघ बनाएंगे। अब इस फैसले का भी खूब विरोध हुआ, लेकिन 18 में हमने फैसला कर दिया कि खुद प्लांट लगाएंगी बहनें, सरकार देगी पैसा प्लांट लगाने के लिए, और खुद वो चलाएंगी। अगर कोई बहन पोषण आहार बनाएंगी तो बच्चों के लिए अच्छा बनाएंगी, वो ठेकेदारों से तो अच्छा बनाएंगी। अब हमने 18 में यह फैसला कर दिया। 19 में कमलनाथ दादा धमके, उनने बहनों से छीन के फिर ठेकेदारों को दे दिया। मेरी बहनों अब फिर ठेकेदारों से छीन के वो सारे प्लांट बहनों के हवाले कर दिए गए हैं और बहनें पोषण आहार बनाने का काम कर रही है। स्कूल में यूनिफॉर्म सिलना, गेहूं की खरीदी, एक नहीं अनेकों चीजें हमारी बहनें करने का काम कर रही हैं। गरीबों ने कोरोना के काल मुझे लगा कि बिजली के बिल, अब ये गरीब कैसे भर पाएंगे? तो हमने उस समय फैसला किया स्थगित गरीबों के बिजली के बिल। अब वो स्थगित करके बाद में बिजली वालों ने कहा कि अब 6 किस्तों में ले लें। अब 6 किस्तों में अगर नहीं दो तो वो सरचार्ज लग जाता है, और सरचार्ज लगता है तो बहुत बिल बड़ा हो जाता है, तो बड़े बड़े बिल आते हैं। गरीबों की इस तकलीफ को देखते हुए, गरीब मतलब 88 लाख लोगों के बिल थे ये 6400 करोड़ रुपए के। वो 6400 करोड़ रुपए के बिल अब गरीब नहीं भरेगा, मामई भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। गांव में, शहरों में शिविर लगा के उन बिलों को ठीक करवा ले, कार्यकर्ता उस काम में जुट जाए ताकि हम गरीबों को यह राहत भी दिला सकें। मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं, केवल गरीब नहीं, नौजवान बेटा बेटियों, रोजगार और शिक्षा हमारी बड़ी समस्या है। एक बात साफ सुन लेना, जो कमलनाथ ने योजना बंद कर दी थी, हमने तय किया अजय ये योजना समाज के हर वर्ग के लिए है, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए। हमने तय किया कि जितने विद्यार्थी संबल योजना के अंतर्गत आते हैं, मतलब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के आते हैं, वो किसी जाति समाज के हों, वो सामान्य हो, वो पिछड़े हों, वो ओबीसी हो, वो अल्पसंख्यक हो, कोई भी वर्ग के हो, बिना किसी भेद के हमने तय किया कि उनकी पढ़ाई की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब ये संबल योजना ही बंद कर दी कमलनाथ। बीच में वो पैसा भराना बंद हो गया था और संबल में से कई नाम काट दिए। अब कार्यकर्ता सुन लें, जो जायज नाम संबल से काटे गए हैं वो सब के सब जोड़ने के लिए पोर्टल फिर से चालू किया जा रहा है ताकि वो नाम जुड़ सके। और आपकी भी ड्यूटी है कि जो जायज नाम है, ईमानदारी से जो पात्र है, उनके नाम जुड़ जाए। बच्चों की पढ़ाई की फीस, बिजली का बिल 100 रुपया में उससे लगा के, अनेकों बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, और पढ़ाई में भी केवल साधारण नहीं,
मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी पढ़ाई करेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 7 लाख 8 लाख रुपया साल। वो फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। देखो अपने प्रदेश में अगर बच्चा मेधावी है, टैलेंट है, इंटेलिजेंट है, तो उसको मन महसूस के ना रह जाना पड़े कि काश मेरे माँ बाप के पास भी पैसा होता तो मैं भी बड़ा मुकाम हासिल कर लेता। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये संबल योजना अब फिर से पुनर्जीवित करके नए स्वरूप में फिर से चालू करने का हम काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता। नए नए उद्योग धंधे लग रहे हैं, एमएसएमई छोटे छोटे उद्योगों को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं पूरे प्रदेश के सामने रखना चाहूंगा, हमने तय किया है महीने में एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। देखिए रोजगार का मतलब एक सरकारी नौकरी, वो हम निकाल रहे हैं। अभी तक 44,000 भर्तियां हम कर चुके हैं और मैं फिर आश्वस्त करना चाहता हूं प्रदेश के बेटा बेटियों को कि लगभग 1 लाख पदों पर और भर्ती की जाएगी। अभी आपने देखा पुलिस के फिर से निकल गए, 6,000 की भर्ती हो गई, फिर 6,000 के निकल गए। अच्छा पुलिस के मामले में भी एक बात और सुनो, केवल लिखित परीक्षा होने लगी। तो लिखित परीक्षा में क्या होता है, लिखित परीक्षा में दौड़ भाग तो देखते नहीं है कि कौन ने कमरे में बैठ के पढ़ाई करी। तो एक बात हमारे दिमाग में आई कि देखो भैया, अगर चोर डाकू को पकड़ना है तो दौड़ना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा, जंगलों की खाक भी छाननी पड़ेगी। अब जो कमरे में बैठ के बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, क्या वो ये काम कर पाएगा? कर पाएगा क्या? और देखो भैया, ये लिखा पढ़ी में तो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे। कल्लू मन्ना चन्ना जुम्मन, उनके बेटा बेटी कहां से आएंगे बताओ? आएंगे क्या? अब ये भी षड्यंत्र ही है कि ज्यादा पढ़े लिखों के आ जाए। अरे भैया कम से कम पुलिस वुलिस में तो गरीबों के भी आ जान दो यार। हमारे भी बच्चे दौड़ लेंगे, भाग लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, अपराधियों को पकड़ लेंगे। तो इस बार पैटर्न बदल दिया अपन ने, और पैटर्न बदल के तय कर दिया कि 50% नंबर होंगे दौड़ के, भाग के, दौड़े भागे कूदे, और उसमें कोई बेईमानी ना हो, इसलिए पूरी वीडियोग्राफी और साइंटिफिक तरीके से जैसे दौड़ाएंगे तो पांव में एक टैग बांध के दौड़ाएंगे ताकि कोई बेईमानी ना कर सके और कंप्यूटर में जाए कि इसके दौड़ इतनी तेज है, तो कोई बेईमानी ना हो पाए। ठीक है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और नहीं तो ज्यादा पढ़े लिखे आ गए तो सिपाही बेचारे, हेड कांस्टेबल बेचारे, गरीबों के ही बच्चे नहीं पाएंगे बन पाएंगे। तो अब जो 6,000 भर्ती निकल रही है उस पर यह योजना लागू। और एक काम और सुनो, मतलब मैं बहुत सोचता रहता हूं, मन में बेचैनी भी होती है। धीरे धीरे ऐसा दिमाग बना दिया कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। अरे दुनिया भर में देखो भैया, रूस में रूसी रसियन भाषा, जर्मन में जर्मनी में जर्मन भाषा, जापान में जापानी भाषा, अपने ऐसा बना दिया। और ये भी षड्यंत्र है। ये पढ़े लिखे जो कुछ संपन्न परिवार अंग्रेजीदा होते हैं वो कहते हैं अपने बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ जाते हैं, तो अंग्रेजी की गिटपिट चलने दो, तो गरीबों की आई नहीं पाएंगे, मध्यम वर्गीय रह जाएंगे। और इस चक्कर में गरीब भी मार पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल छोड़ के, चलो यार अंग्रेजी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया है मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में पढ़ाई होगी। विश्वास से आप बैठे हुए, मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर की जाएगी तो मध्य प्रदेश की धरती पर की जाएगी। अब ये देखिए, ये जनता के दिल की आवाज है। ये अंग्रेजी प्रतिभा को कुंठित करके मार देती है और कुछ लोगों के बच्चे बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। ये अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे भी आगे आएंगे।